स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 22 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में छात्रों को निःशुल्क टैबलेट डिवाइस वितरित करने के उद्देश्य से ई अधिगम योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार सरकार, बी झारखंड सरकार, सी उड़ीसा सरकार, डी हरियाणा सरकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य में छात्रों को निःशुल्क टैबलेट डिवाइस वितरित करने के उद्देश्य से ई अधिगम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 3 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा सहायता के लिए टैबलेट डिवाइस प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने 5 लाख छात्रों को गैजेट उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई है। वहीं बात करें तो ये डिवाइस पर्सनलाइज्ड और एडॉप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ प्री लोडेड कंटेंट और 2 GB फ्री डाटा साथ आते हैं इसमें। तो वहीं कुछ और हरियाणा के बारे में जान लें। जब हरियाणा सरकार के बारे में बात हुआ तो हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में बुध कला में कालेसर उद्यान स्थित है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र जिला में है। और हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क सुल्तानपुर पक्षी विहार है। और वहीं बात करें तो हरियाणा के अंबाला शहर को विज्ञान नगरी के रूप में जाना जाता है। अंबाला नगर को विज्ञान नगर के रूप में जाना जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए SS मुंद्रा, बी विक्रमजीत सेन, सी सुरभि सरीखी, डी विक्रम सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए SS मुंद्रा। SS मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। वहीं बात करें तो SS मुंद्रा विक्रमजीत सेन का स्थान लेंगे। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुआ है। इनका मुख्यालय मुंबई है और MD और CEO आशीष कुमार चौहान है। वहीं आपको एक जानकारी लिए बता दूं कि अगले कुछ दिनों में भारत में जितने भी अध्यक्ष और भारत सरकार के जितने भी नियुक्तियां हुई है उसका एक स्पेशल वीडियो हम लेके आ रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो आज का तीसरा प्रश्न, 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक 2022 24 समर डीफ ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए हंगरी, बी यूक्रेन, सी ब्राज़ील, डी रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूक्रेन। यूक्रेन 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। बात करें तो यूक्रेन इस समय युद्ध से ग्रसित है और रूस और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध चल रहा है। तो अब हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो यूक्रेन ने इस प्रतियोगिता में कुल 168 पदक जीते हैं, जिसमें 62 स्वर्ण हैं, 38 रजत है और 38 कांस्य है। वहीं अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 17 पदक जीते हैं
और 17 पदक जीतने के साथ से भारत 9वें स्थान पे हैं। भारत ने 17 पदक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जीते हैं और 8 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं बात करें कि शीर्ष 3 देश जो विश्ववाधीर ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, उसमें कौन कौन सा देश टॉप 3 में जो रहा है उनके बारे में बात करें तो यूक्रेन, तो आप पहले भी आपको बता दें, यूक्रेन 138 जीता है, उसमें 62 गोल्ड और 38 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज जीता है। तो अमेरिका इसमें दूसरे स्थान पर रहा। अमेरिका ने 55 कुल पदक जीते हैं, उसमें 55 में 20 स्वर्ण पदक जीते हैं, 11 सिल्वर जीते हैं और 24 ब्रॉन्ज जीते हैं। और ईरान तीसरे स्थान पर जो 40 पदक जीते हैं। ईरान ने 14 गोल्ड जीते हैं, 12 सिल्वर जीते हैं और 14 ब्रॉन्ज जीते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन स्थल ब्राज़ील के कॉकेशियस डू सुल में हुआ था। यह इस आयोजन का 24वां संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य जो है, खेल हमारे दिलों से आता है। और इसका शुभंकर रिंग टेल्ड कोटी नीनो है, जिसका अर्थ होता है भारतीय भाषा में अनमोल प्रशंसा के योग्य, बहुशाली, बहुत भाग्यशाली और शुभ। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 मई, बी 16 मई, सी 17 मई, डी 15 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस लोगों को संग्रहालय और उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वहीं बात करें तो 2022 का थीम संग्रहालय की शक्ति है। इस 2022 का थीम है संग्रहालय की शक्ति। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रतिधन रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए US, बी चीन, सी मैक्सिको, डी भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला देश भारत रहा है। धन प्रेषित वह धन होता है जो किसी अन्य पार्टी के द्वारा भेजा जाता है। अगर सामान्य भाषा में बात करें तो एक देश से दूसरे देश में जो पैसा भेजा जाता है उसी को प्रेषण रेमिटेंस कहते हैं, मतलब रेमिटेंस कहते हैं, फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। भारत की बात करें तो 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त किए हैं फॉरेन रेमिटेंस। वहीं 2020 की तुलना में बात करें 2020 की तुलना में बात करें तो 82.73 बिलियन डॉलर की तुलना 8% अधिक है। 8% अधिक है। वहीं शीर्ष देशों की बात करें कौन कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसमें प्रथम स्थान भारत का है, दूसरा मैक्सिको का है, तीसरा चीन का है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, अमेरिका है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न,
जलवायु प्रवासी की कानूनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फॉर्म IMRF 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी न्यू जर्सी, डी न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जलवायु प्रवासी की कानूनों सुरक्षा बढ़ाने के पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। वहीं बात करें तो यह मंच मुख्य रूप से प्रवासन और इससे संबंधित टिकाऊ विकास के सभी आयामों के अनुपालन पर चर्चा करने एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करने के अंतर सरकारी वैश्विक मंच के रूप में काम करता है। तो इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में और ये कौन सा संस्करण? ये पहला संस्करण है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की है। श्रेष्ठ परियोजना के बारे में कुछ जान लें कि श्रेष्ठ परियोजना केंद्र सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि छात्रों को सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के साथ साथ उनका समग्र विकास हो सकेगा। और इस परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन विश्व बैंक ने दिया है। वहीं बात करें तो विश्व बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन है और इसके अध्यक्ष डेविड मालपस हैं और एमडी और सीएफओ अंशुला कांत हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए आनंद भारती, बी SN सुब्रमण्यम, सी दिनेश कुमार सकलानी, डी रानूदेव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी SN सुब्रमण्यम लार्सन एंड टूब्रो LNT लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं। SN सुब्रमण्यम AM नायक का स्थान लेंगे। और वहीं बात करें तो LNT जो लार्सन टूब्रो का उसका पूरा नाम है, LNT का स्थापना 7 फरवरी 1946 को मुंबई में किया गया था, जहां इसका मुख्यालय है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 12th सीनियर वुमेन्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा राज्य ने
12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं बात करें तो ओडिशा ने कर्नाटक को फाइनल में 2-0 से हराकर 12वीं सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है और वहीं उपविजेता इनका कर्नाटक रहा है और तीसरे स्थान पर झारखंड राज्य रहा है। और इसका आयोजन स्थल एमपी के भोपाल में हुआ था। यह 12वां संस्करण है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह अभियान कब से शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन ए 1 मार्च 2020, बी 3 मार्च 2021, सी 4 अप्रैल 2022, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 मार्च 2020। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 मार्च 2020 से शुरू हुआ था। और कुछ सुपोषित माँ अभियान के बारे में जान लें। सुपोषित माँ अभियान हमारी भावी पीढ़ियों को स्वस्थ बनाए रखने का एक विशेष अभियान है। इस अभियान के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं को माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मई, बी 18 मई, सी 19 मई, डी 13 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17 मई। 17 मई को प्रतिवर्ष 17 मई को उच्च रक्तचाप की रोकथाम का पता लगाने और नियंत्रण के साथ साथ उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लें कि ये पूरे विश्व में 1 अरब से अधिक लोगों को रक्तचाप से ग्रसित है, मतलब ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। उच्च रक्तचाप हृदय रोग और प्रारंभिक मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। उच्च रक्तचाप से प्रभावित अधिकतर लोग शुरुआती दौर में अपनी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गति शक्ति संचार पोर्टल, ऑप्शन बी माई गॉव पोर्टल, सी सक्षम पोर्टल, डी श्रम शक्ति पोर्टल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गति शक्ति संचार पोर्टल। गति शक्ति संचार पोर्टल हाल ही में दूरसंचार विभाग ने केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए आवेदन और अनुमोदन किया है। और अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से गति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। दूरसंचार मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है, जो भारत के रेल मंत्री भी हैं। अश्विनी जो माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने बताया कि यह मंच बुनियादी ढांचाओं परियोजना से जुड़े व्यापार में निर्धारित करने को आसानी से सहायता प्राप्त करेगा। इस पोर्टल के बारे में कुछ जान लें कि इस पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसकी मदद से विभिन्न संचार सेवा टीएसपी और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं को आईपी के आवेदक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और मोबाइल टावर लगाने के अधिकार के लिए राज्यों तथा स्थानीय सरकारों के आवेदन करने में सक्षम होगा।
वहीं बात करें तो इस पोर्टल का डैशबोर्ड देश भर में ROW अनुप्रयोगों की प्रभावी ट्रैकिंग के लिए राज्य और जिला स्तरीय लंबित स्थिति को दिखाता है। तो एक कमेंट में बताएंगे कि श्रम शक्ति पोर्टल और सक्षम पोर्टल किस विभाग से रिलेटेड, किस मंत्रालय से ये रिलेटेड है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।